नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 6 जनवरी 2023 और आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे पहले हम नजर मार लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारा बॉक्साइट की माइनिंग, देन है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर की सब्सिडी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन ग्रीनिंग, ड्राई लैंड रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से जो हमें बॉक्साइट की माइनिंग के बारे में बात करता है। देखिए अभी क्या हुआ है, ओडिशा के अंदर, स्पेशली ओडिशा में जो है बॉक्साइट के खनन के ऊपर जो है उसको स्थायी रूप से रद्द करने की बात यहाँ पे की गई है कि उसको परमानेंट तरीके से कैंसिल किया जाए। मैं अपना पूरा लेक्चर इंग्लिश हिंदी दोनों में रखने वाली हूँ ताकि दोनों जो भी लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं कंफर्टेबल सबके लिए रहे। सो जो मैं और अपने लेक्चर्स में पूरा क्वेश्चन जो करंट अफेयर है उसके साथ साथ पूरा स्टैटिक पोर्शन भी बताती हूँ। सो आपको मैं दोनों चीजें ही यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर बॉक्साइट माइनिंग के ऊपर क्या इश्यूज आ रहे हैं और अभी हो क्या रहा है। देखो हुआ क्या है कि जो एक एरिया है माली पर्वत सुखरिया समिति जो कि ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर जो है लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो बॉक्साइट का वहां पे खनन की जाती है उसका क्या किया जाए, यहाँ पर उसको रद्द कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए, उस लीज को जो वहां पे दे रखी है उनको कैंसिल कर दिया जाए। 2007 में जो है एक कंपनी है जिनका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनको माली पर्वत में बॉक्साइट खनन का जो पूरा एक काम है उसको प्रदान किया गया था। तो अब आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखो प्रीलिम्स का सोचो यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल सकता है। पहला कि ओडिशा में बॉक्साइट की बहुत अच्छी खनन होती है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोरापुट में। दूसरा, माली पर्वत कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी ओडिशा में। अगर ऐसा कोई सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई भी, जैसे हम हमें पता है कि यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीसीएस है वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर कोई भी एक जगह होती है वो न्यूज में होती है, तो यहाँ पर कोरापुट पे ना पूछ के आपसे माली पर्वत पूछ सकता है, माली पर्वत की लोकेशन कहाँ पर है, आ सकता है ना इसके ऊपर क्वेश्चन। सो ये जो है न्यूज में चीज चल रही है, तो प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पर ये चीज बन सकती है। तो ये सब याद रखिएगा। ये यहाँ पर एक लोगों ने ना बहुत से स्लोगन्स बनाने शुरू कर दिए, एक पिक्चर वायरल भी हुई है एक पर्सन की जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंडल को कंपनी गो बैक, जैसे साइमन गो बैक चल रहा था ना, वो भी यही बोल रहे हैं। और इतने सारे विलेजेस जो है वहां पर, करीब 19 ऐसे गांव हैं जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। और इसको लीड कौन कर रहा है, ये एमएसएस माली पर्वत सुरक्षा या सुरक्षा समिति, ये इसको लीड कर रही है, ठीक है भाई। सो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर इसको हेड कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं या फिर क्या क्या ऐसा हुआ, तो देखो मैंने आपको जैसे बताया 2007 में माली पर्वत का इनको दिया गया था, उसके हिसाब से जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, कंपनी की जो पर्यावरण की प्रभाव रिपोर्ट है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि माली पर्वत में कहीं पर भी कोई जल निकाय नहीं था। हालांकि जब एक सर्वेक्षण जो यहाँ पे सर्वे हुआ था वो ये बताती है कि माली पर्वत के नीचे से 36 बारहमासी धाराएं बहती हैं, पेरिनियल रिवर्स बहती हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं, जो पूरे साल भर फ्लो करती हैं, 12 मासी हैं, मतलब कि जो ऑल ईयर यहाँ पे क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। सीजनल नहीं है कि एक सीजन में फ्लो करी दूसरे सीजन में नहीं फ्लो करी। ये एक ऐसी रिवर्स होती हैं जो पूरे साल भर के लिए यहाँ पर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, उन्हें 12 मासी कहती हैं, ठीक है। और वही रिवर्स जो है माली पर्वत के पास जो लोग रहते हैं, जो गांव रहते हैं, उनके लिए जो है गांव के लोगों के लिए जो उनका एग्रीकल्चर का है, उनके पानी की जो चीजें हैं, वो सारी सुविधाएं उनको पर्पस को जो है वो एक काम करने के लिए देती है।
तो ये सब कुछ न्यूज में चल रहा है। सो अभी यहाँ पर 2011 तक कंपनी जो है वो वहां पर जो है वो माइनिंग करने के लिए जो आई थी, खनन करने के लिए, उसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। और बाद में इसकी पर्यावरणीय मंजूरी भी समाप्त हो गई थी कि भाई अब आपको अलाउ कर दिया गया। सो हुआ क्या, 2012 से 14 में इस कंपनी ने पर्यावरण मंजूरी के नवीनीकरण के अवैध खनन रूप से शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने यहाँ पर पर्यावरण के लिए कोई परमिशन नहीं ली, फिर भी उन्होंने उस चीज को शुरू कर दिया। और मैं बता दूं यहाँ पर जो है एक पर्सन है जिनका नाम है प्रफुल्ल समनतारा। नाम है उस पर्सन का प्रफुल्ल समनतारा। ये एक पर्सन है जो कि एनवायरनमेंट में एक्टिविस्ट हैं। अवार्ड भी जीता हुआ है इन्होंने, एनवायरनमेंट का प्राइज। इन्होंने बोला है यहाँ पर जो है कि इन्होंने ये जो लाइन थर्ड वाली है ना, ये इस प्रफुल्ल समनतारा की कहने के दौरान ही स्टार्ट की गई है। ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जो वहाँ का उड़ीसा राज्य प्रदूषण बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर कह रहा है कि भाई हर एक के लिए यहाँ पर पब्लिक हियरिंग दोबारा से जन सुनवाई की जाएगी। और यहाँ पर 30 से ज्यादा अधिक लोग हैं, जो गांव है, जो कि इसके लिए विरोध कर रहे हैं। वो क्योंकि वो अब चाहते हैं कि यहाँ पर जो उनकी पवित्र पहाड़ियां हैं, उनकी देवी देवताओं का वहां पे जो निवास होता है, पाकुली देवी, पटखंडा, इन लोगों को जहाँ पर जो है ये निवास होता है, ये उसका चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर कोई भी तरीके की खुदाई नहीं चाहिए। सो ये है पूरा एक आर्टिकल जो कि आज न्यूज में चल रहा है। सो ये तो हो गया आर्टिकल। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिए। अगर मैं बात करूं बॉक्साइट के बारे में ही भारत में, तो बॉक्साइट जो है यहाँ पर किससे मिलकर के यहाँ पर बनता है, वो है एल्यूमिनियम से। ठीक है, पहला ये सवाल, ये यूपीएससी ने जो है सीडीएस के जो डिफेंस का एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और भारत में 10% बॉक्साइट पूरे वर्ल्ड का जो है वो मिलता है। प्लस इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, वो है ओडिशा में, 51% से ज्यादा। बाकी बचा हुआ आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी मिलता है। मैक्सिमम कहाँ पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, है ना। ये दोनों इलाके कहाँ पड़ते हैं, ये पूर्वी तट में पड़ते हैं। उड़ीसा का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, उत्कल, उत्कल प्लेन्स। और आंध्र के प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं, आंध्र प्लेन्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं उसी में कौन कौन सा एरिया है, वह कालाहांडी, कोरापुट, कोरापुट जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सांभलपुर, बंगिलार, ये चारों जगह उड़ीसा की है। फिर विशाखापट्टनम, गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, ये आपको पता ही, विशाखापट्टनम, गोदावरी, आंध्र प्रदेश में है ये रीजन। ये सबने पढ़े भी होंगे पहले कभी ना कभी। और उसके अलावा जूनागढ़, जूनागढ़ सबको पता है ना। और कच्छ, जूनागढ़ तो बहुत फेमस रहा है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेफरेंडम हुआ था वहां पर आजादी के समय भारत में जोड़ने के लिए, ये वही जूनागढ़ है। और कच्छ तो सबको जानते हैं, गुजरात में है। गुमला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कईयों को नहीं पता होगा, ये झारखंड में है। कोल्हापुर आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कोल्हापुरी चप्पलें सुनी होंगी, तो उससे थोड़ा अंदाजा लगाओ कोल्हापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। दुर्गा मनवाड़ी, बिलासपुर, दुर्ग, बिलासपुर भी सुना होगा जरूर। बिलासपुर सुना होगा, यहाँ पे रेलवे के जो है रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं। ठीक है। और बालाघाट भी सुना होगा, मध्य प्रदेश। ये सारी जो प्लेसेस हैं, ये आपने कभी ना कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, रेंजेस पढ़ी होंगी, कभी ना कभी ये नाम जरूर सुने होंगे। तो ये वो एरियाज हैं सारे। ठीक है, मैंने इसलिए नाम बताए हैं सो दैट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो सही रहता है। ठीक है। तो हिल्स और प्लेट्यूज पे सबसे ज्यादा मिलता है, और आपको मैंने बता दिया सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा पता होनी चाहिए। ठीक है। तो एक छोटा सा ये आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मिलती है। अगर मैं बात करूं तो ये है, आप देख सकते हो, तो आपको पूरा मैप के साथ मैं समझा रही हूँ, यहाँ पे देखेंगे सब लोग मैप को। ये बॉक्साइट जो है कुछ कुछ इन एरियाज में मिलता है, ये आप एरियाज देख सकते हो। ये पूरी एक बेल्ट है जहाँ पे मिलता है, ये उत्कल प्लेन्स का नाम है। ये है कच्छ और जूनागढ़ का रीजन, गुजरात वाला। ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र का रीजन। और थोड़ा सा ये रीजन है आपका आंध्र प्रदेश का। तो इन कुछ कुछ रीजन में आपको जो है वो एक बेल्ट की फॉर्म में यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम, सॉरी बॉक्साइट जो है वो मिलेंगे। और इन्हीं के पास में क्या बनी हुई है, एल्यूमिनियम को रिफाइन करने की एक जो है वो प्लांट लगा हुआ है, इन्हीं को रिफाइन करने के लिए। ठीक है। सो बॉक्साइट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा उड़ीसा, कालाहांडी, सांबलपुर, कोरापुट, ये सब उड़ीसा के रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया कि भारत में सबसे बड़ी जो है इसको प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इंडिया के पास काफी सारे अमाउंट में है, यहाँ पर करीब
3896 जो है मिलियन टन्स का एमटी यहाँ पर हमें आराम से हमें मिल जाता है इंडिया में, ठीक है ना। सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखनी है। बाकी देखेंगे यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड की बात करें या फिर हम बॉक्साइट से जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस की बात करें, तो भारत में जो भारत है वो वर्ल्ड में 4th स्थान पे आता है इस चीज के लिए। बॉक्साइट रिजर्व्स की बात करें, भारत के अंदर यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा अमाउंट में टन के रिजर्व्स भी हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर इनको अभी हमने दहन इसका किया ही नहीं, इसका दोहन अभी किया ही नहीं है, इसके बारे में अभी हमने उसको ना उस पर अभी खनन किया ही नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। सो अभी आगे करने की जरूरत है। प्लस भारत में जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा आयातक है, और अधिकांश जो हमारा आयात आता है इसका वो चाइना, नीदरलैंड्स, यूएसए से आता है। और भारत अपनी यहाँ पर सारी चीजों को पूरा करने के लिए करीब करीब $571 मिलियन से अधिक की विदेशी मुद्रा यहाँ पर हानि कर चुका है इसको इंपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। जो बॉक्साइट की हमारी जरूरतें हैं इंडस्ट्रीज के अंदर उसको पूरा करने के लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो ये जो है ना अभी ये यहाँ पर चल रही है प्रोटेस्ट, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। और ये जरूर ये नहीं कि आज ही ये चल रहा है, ये बहुत पुराना चल रहा है। और वहां पे लोगों से कई बार पूछा गया तो एक 60 साल की, मैंने इनका इंटरव्यू देखा था एक्चुअली पूरा, तो मैं वहीं से बता रही हूँ आपको। एक 60 साल की एक वुमेन थी, करीब 60 ईयर्स की होंगी, वो भी यहाँ पर बोल रही थी इस चीज के ऊपर कि हमारी जो पूरी हमारी लाइफ है, हमारी जो पूरी जो हमारी लाइवलीहुड्स है वो हमारी पूरी खराब हो जाएगी अगर यहाँ पर माली पर्वत में पूरा माइनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत प्रॉब्लम हमें हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैमिली रहती है, 170 से ज्यादा फैमिली रहती है, इतने सारे गांव है, करीब बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है वहां पर। तो वहां की जो औरतें थी उनसे पूछा गया था, तो ये सब उनका कहना था कि हम लोग यहाँ पर वीट हो गया, दालें हो गई, शुगर केन हो गया, जिंजर, समझते ना, अदरक, वेजिटेबल्स, ये सब हम यहाँ पे बहुत सारा उगाते हैं, हम छोटे छोटे फॉरेस्ट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहते हैं। तो ये सब चीजें हो जाएंगी अगर, तो वहां पर जो हमारी वाइल्ड लाइफ रहती है, वहाँ पिकॉक बहुत मिलते हैं, तो ये सब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट से क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। जो कोरापुट रीजन है, माली पर्वत है, कहाँ पे है, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी इसके अलावा आपका जो बॉक्साइट है पूरा, इससे आपके एग्जाम में पूरा पूरा एक आर्टिकल बन सकता है, बॉक्साइट के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये आपका पूरा एक आर्टिकल था, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारे मंत्री हैं उनको अभिव्यक्ति की यहाँ पे स्वतंत्रता। देखिए, मंत्रियों की जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता पर अतिरिक्त अंकुश की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है। जो अभी हमने उन लोगों को यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसमें और कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की कोई भी अभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी उनके ऊपर कोई ऐसा लगाने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सरकार है, मंत्रियों द्वारा जो भी वहां पर वो लोग जो गलत शब्द यूज कर लेते हैं, अपमानजनक टिप्पणियां लेके आते हैं, उनके लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। भले ही ऐसी कोई भी जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो भी उन्होंने गलत बोला है, वो राज्य के मामले से जुड़ी है या सरकार की रक्षा से जुड़ी है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी नहीं बोला गया है। अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? जिसमें एक पक्ष को तीसरे पक्ष के गैरकानूनी कार्य के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, उसमें बोला है कि कोई ऐसी रीजनेबल बात नहीं है, कोई लॉफुल बात नहीं है, तो जो है ठीक है, इस तरीके से उसको मान लिया गया है। अगर हम बात करें कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका यहाँ पर स्पीच को लेकर के क्या अधिकार है, तो एक बार हम स्पीच यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन बोली है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमें स्पीच का अधिकार है किसमें। तो देखो भाई, हमें जो स्पीच का अधिकार है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 19 पढ़ा है सब लोगों ने, फंडामेंटल राइट्स को। सो फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, वो कह रहा है कि सबको यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हर एक को स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार होता है, और ये ठीक है, ये अधिकार तो सबको है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके ऊपर स्टेट क्या लगा सकती है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ये हमारा
पूर्ण अधिकार नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं हम दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर बट क्वालिफाइड। इसे हम कहते हैं नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्टेट जो है हमारी, वो प्रतिबंध यहाँ पर अपने तरीके से जो रीजनेबल होंगे, जिनके पीछे कोई रीजन होगा, वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है हमारा आर्टिकल जिसमें बेसिक जो बात की जा रही है। और ये जो पूरा, ये जो हमारे राइट्स होते हैं, हमारा आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये चार एक ऐसे अधिकार है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जिसपे कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। ये चारों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए सब स्टूडेंट्स को। तो अगर प्रतिबंध लगाती है सरकार, तो किस चीज पे लगा सकती है? भारत की संप्रभुता, अखंडता के ऊपर, राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर, हमारे जो विदेशी जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे संबंधों के ऊपर, लोक व्यवस्था के ऊपर, किसी की नैतिकता या किसी को बदनाम करने के लिए कुछ काम करना, किसी की मानहानि के लिए, इन सब चीजों को देखते हुए सरकार आपकी जो ये स्पीच की फ्रीडम है उसके ऊपर रोक लगा सकती है। आर्टिकल 19 ही कहता है ना ये सारी बातें हमें। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को अपने मंत्रियों द्वारा जितनी भी टिप्पणियां की जा रही है, आपको पता है मंत्री भारत में है, ठीक है, हमारी जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हर जगह पर, तो वो जो है पूरी, उसमें कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, चाहे मामला किसी भी राज्य के मामले से संबंधित क्यों ना हो। तो इसके अनुसार जो हमारा आर्टिकल 19 है, 19 में हमें यहाँ पर बोला गया है कि सबको अभिव्यक्ति का यहाँ पर अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व का आह्वान नहीं किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व की जो अवधारणा है वो आपको पता है कि लोकसभा को होती है, जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, मंत्री जो हमारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकसभा को होते हैं। और जितने भी हमारे एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो इसमें वही बात है, पूरी की पूरी जो हमारी बात की गई है, इसमें यही कहा गया है कि जितनी भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो हमारी स्वतंत्रता होती है, उसके ऊपर हर एक आदमी के ऊपर जो ये लागू की जाती है, उसकी कोई निर्धारित सीमा भी तय नहीं की गई। सो ये जो पूरा एक आर्टिकल है, वो यही बात समझाता है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग इधर, इसको भी आप एक बार चाहें तो रीड कर सकते हैं। 5 जजेस यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने भी ऐसा ही बोला है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो बोलने का अधिकार है वो हर एक को दिया गया है। तो उसके ऊपर आप किसी पे भी, किसी भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक लगा के उसको रोक नहीं सकते हो। तो ये एक चीज याद रखिएगा, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लॉ मेकर, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल है यहाँ पर। ये जो 5 जजेस बैठे थे अभी, उन्होंने ही इस चीज के बारे में बोला है। हाँ, ये बोला है कि भाई हाँ, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल लगाई जा सकती है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जस्टिस बीवी नागराथ, इनके बारे में आपको मैंने कल के आर्टिकल में भी पढ़ाया था। ये वही लेडी है जिन्होंने जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण, उसके ऊपर भी यही बोला है कि ये बहुत ही मीनिंगलेस चीज थी। तो उन्होंने भी ये चीज यहाँ पर बोली थी। ठीक है भाई। तो ये 4:1 की मेजोरिटी से एक डिसीजन आया है, जिसके अंदर यहाँ पे बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है, जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है भाई। तो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, एग्रीकल्चर पे मिलने वाली सब्सिडीज। देखो, हाल ही में अगर ये बताया जाए तो भारत ने भोजन और उर्वरक सब्सिडी खर्च में $17 बिलियन की कटौती करने की बात कही। भारत में मूल्य जितनी भी सब्सिडी दी जाती है, भारत गरीब विरोधी है। सरकार को अपनी नीति जो है, टूल किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि भाई एक जो है गरीब को यहाँ पर जो है वो सब्सिडीज देनी है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही यहाँ पर उत्पादों की एक जो है वो एक विस्तृत श्रृंखला जारी करते हैं, जिसमें हम ये क्या कहते हैं कि भाई जितने भी गरीब हैं उनके लिए चीजों को सस्ती बनाने के इरादों से हम क्या लेके आते हैं? सब्सिडी। लेकिन प्राइस के ऊपर अगर सब्सिडी दी जाती है तो उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या आते हैं?
क्या होता है ना कि जो जितनी भी सब्सिडी होती है वो प्रतिगामी होती है, रिग्रेसिव होती है। अगर हम उसको प्रैक्टिकल तौर पे बात करें तो गरीब परिवार की तुलना में अमीर परिवार को सब्सिडी से ज्यादा लाभ होता है, ये सबसे बड़ा एक इशू। ठीक है, प्राइस सब्सिडी जितनी भी है उसका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से कृषि का जो पूरा मार्केट है उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और उसके उससे वो क्या होता है, जो गरीब है उनको बहुत नुकसान होता है। और जितना भी यहाँ पर आप हमारा एमएसपी है, एमएसपी जितना भी हम हाई कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, देखो, एमएसपी अगर हाई होगा मतलब कि सरकार जो यहाँ पर हमारे फार्मर से खरीदेगी वो उच्च दामों पे खरीदेगी। तो यहाँ पर जो किसान होगा वो चावल गेहूं और इस सब की जो अधिक खेती करते हैं, उससे क्या होगा, जो हमारा भारतीय खाद्य निगम है, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सरकार के बिहाफ पे खरीदता है, वो उच्च लागत पर खरीदेगा। उच्च लागत पे खरीदेगा तो उस लागत पे उसको संग्रहित किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रीड करिए, कि जितने भी उच्च एमएसपी होगी उसकी वजह से जो बाकी बाकी एमएसपी वाली जो फसलें होंगी उनकी खेती में कमी हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है ना, देखो, एमएसपी जो है वो 22 क्रॉप पे अनाउंस की जाती है, तो 22 क्रॉप की जो एमएसपी हो गई उसको तो फार्मर ज्यादा उगाएंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, उगाना भी चाहिए। लेकिन जो नॉन एमएसपी क्रॉप्स है जिन पे सरकार एमएसपी तय नहीं करती है, उससे क्या होगा, उसकी जो है कल्टीवेशन कम हो जाएगी, खेती कम हो जाएगी, जिसमें आपूर्ति और मांग जो है उसमें मेल नहीं खाएगा। क्योंकि जो एमएसपी, यहाँ पर जो नॉन एमएसपी फसलें हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो तो उतना उगा ही नहीं जा रही है। ठीक है, और वो फिर भारत में जो है वो क्रॉप्स अस्थिर होती जाएंगी। समझे बात को? सो यहाँ पर जो भी एमएसपी है वो काफी हाई अमाउंट का रहता है, उसके लिए जल आपूर्ति जो करनी होती है वो भी यहाँ पर, उससे भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे जल स्तर जो है वो गिर जाता है। इसकी वजह से किसानों को फिर से नुकसान होता है, जिसपे खासकर ऐसे किसानों को जो सिंचाई पर निर्भर नहीं रहते हैं। और इन्हीं सब चीजों को अगर हम नजर रखें तो आज के टाइम पे जो कृषि का उत्पादन, अगर हम पूरी बात करें तो चावल और गेहूं का सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभुत्व है, सबसे ज्यादा यही चीज उगाई जाती है। और पिछले कुछ समय से दाल, दूध, अंडे, मछली, इन सब की भी यहाँ पर काफी खपत हो रही है। तो मांग और आपूर्ति जो होती है हमारी, जो हमारा डिमांड और सप्लाई होता है, उसका यहाँ पर बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से छोटे छोटे पोषक तत्व है उनकी कमी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है एमएसपी के ऊपर, सबको वाटर की कमी ना हो उसकी पूरी करने के लिए, बिजली के ऊपर, पूरे के पूरे यहाँ पर जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं और लोन को माफ करना, इन सब चीजों के यहाँ पे कर रही है। इसलिए कृषि का जो अकेला जीडीपी है वो 8.2% के बराबर है, जबकि कृषि में सरकार का निवेश जो है वो जीडीपी का लगभग 2.2% है। तो ये एक यहाँ पर जो है वो बेमेल होने की चीजें शुरू होने लग जाती है। और जो भी सब्सिडियां यहाँ पे दी जा रही है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। क्यों, क्या क्या आ रहा है कि जल जो है वो ज्यादा खपत हो रहा है, उर्वरक जो है वो ज्यादा अमाउंट में उसका भी खपत हो रहा है, मृदा की जो गुणवत्ता है उसकी गिरावट आती जा रही है। और अगर सरकार सरकार जो है किसानों को यहाँ पर फ्री में जो है बिजली देती है, तो उसके क्या होता है, जो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्कॉम क्या होती हैं, जो बिजली को यहाँ पर उसकी आपूर्ति करती हैं, बिजली को सप्लाई करवाती हैं, उन कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। समझे बात को? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं पूरे सिचुएशन में। और इसका सॉल्यूशन आगे क्या दे सकते हैं हम लोग, कि धीरे धीरे जितनी भी अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है, इनडायरेक्ट होती है, उसको धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सही काम, पॉजिटिव दृष्टिकोण यहाँ पे खराब ना हो जाए। नए नए यहाँ पर तरीके ढूंढने चाहिए ताकि कृषि के अंदर लोगों का सार्वजनिक निवेश बढ़े, प्रत्यक्ष रूप से नकद का हस्तांतरण जो है वो यहाँ पर बढ़े, प्रत्यक्ष नकद का हस्तांतरण जो है वो बढ़ना चाहिए। प्लस साथ ही साथ जो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके तहत सारा कैश ट्रांसफर होना चाहिए। एमएसपी जो है वो और ज्यादा बेटर होना चाहिए, जिसके अंदर और नई नई क्रॉप्स को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इसमें अन्य फसलों को भी शामिल करने की जरूरत है, और जैविक कृषि की ओर जो है सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्लियर है? फोर्थ आर्टिकल है हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मिशन। अभी रिसेंटली ही कैबिनेट ने यहाँ पर क्या अप्रूव कर दिया है,
कैबिनेट ने यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, इस पूरे मिशन में है क्या, इस पूरे मिशन के तहत जो सरकार है यहाँ पर, वो जो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर, सारे लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत यहाँ पे तैयार करेगा। ये पहले ही अनाउंस किया जा चुका है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है अनाउंस, अनाउंस 2021 के बजट में हो गया था। लेकिन इसको जो अब फाइनल मंजूरी मिली है और इसको जो फाइनल अब तैयार हो गया कि भाई अब तो इसको लागू करना है, वो हिसाब किताब अभी किया गया है। ठीक है, तो है क्या, एक बार उसको देख लेते हैं। पूरा मिशन क्या है, आपको मिशन पढ़ना पड़ेगा पूरा उसके लिए, क्योंकि यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे। सो मिशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो हमारी एक मिनिस्ट्री है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो यहाँ पर जो है इसके लिए गाइडलाइंस तैयार करेगी, जिसके लिए यहाँ पर सरकार ने 19,744 करोड़, ठीक है, जिसमें से कुछ करोड़ यहाँ पर साइट प्रोग्राम भी बताऊंगी मैं, तो इसके लिए निकाले हैं अलग से। सो ये पूरा एक मिशन जो है यहाँ पर वो तैयार किया जा रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कैसी रहेगी, ग्रीन हाइड्रोजन रहेगी। सो इस मिशन में और क्या क्या चीजें होंगी, इसको अब हम समझ लेते हैं मिशन के बारे में। मिशन जो है यहाँ पर क्या कहता है, इससे होगा क्या बेसिकली। देखो, हर कोई भी नया मिशन चलेगा अच्छा होगा, तो उस मिशन के जो तहत यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट है, देखो वो तो बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो वो चीज इंक्रीज होगी ही होगी। लेकिन इस पूरे से फायदा क्या होगा या सरकार करेगी क्या इसके अंदर, यहाँ पर जो है सरकार की ये कोशिश है कि करीब करीब 5 MMT, MMT का मतलब क्या है, मिलियन मेट्रिक टन, 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है यहाँ पर 2030 तक सरकार प्रोड्यूस करेगी। और एक वो कैसे प्रोड्यूस करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी से, ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करेंगे। और साथ ही साथ जो हम फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत डिपेंडेंट है, हम लोग जीवाश्म ईंधन पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उसकी डिपेंडेंसी पे कम आएगी। और हम लोग खुद ही यहाँ पर चीजों को बनाएंगे, और अब यहाँ खुद बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी, है ना। तो अभी यहाँ पर होता क्या, ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या चीज है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये, यहाँ पे देखो होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो होती है H2O, इसमें से वाटर को हम स्प्लिट कर देते हैं, इसमें से वाटर को कर दिया जाता है स्प्लिट, तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो मतलब हाइड्रोजन बनता कैसे, हाइड्रोजन वाटर को स्प्लिट करके ही कौन से प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू बनता है। ठीक है, और वो सब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, ये सब जो बनेगा, ये सब कुछ ग्रीन जो है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन इसका नाम पड़ जाएगा। और जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, आयरन है, स्टील है, वो सब कुछ ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू बनेंगी। सरकार यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइजर्स भी यहाँ पर लगवाने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी रहती है, और साथ में साथ ये ग्रीन हाउस एमिशंस नहीं करती, जो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का जो एमिशन होता है वो यहाँ पर नहीं करती है। डोमेस्टिक भी बहुत अच्छा निकल के आता है यहाँ पर, और बाकी फ्यूल से बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसका जो टाइम है यूज करने का, अगर हम इसको व्हीकल्स में यूज करते हैं तो वो भी बहुत सही रहता है। इकोनॉमिकली हमें ये काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली है आगे आने वाले समय में। ठीक है, सो ये है पूरा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो अभी रीस्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर सरकार जो है वो क्या करेगी, डीकार्बनाइजेशन, कार्बन का यूज यहाँ पे डी हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना, कम हो जाएगा, तो उसे ही हम कहते हैं यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो अभी ये आगे, ये ग्रीन हाइड्रोजन को मैं कह सकती हूँ ये आगे आने वाले समय का फ्यूचर है, इट इज अ फ्यूल ऑफ फ्यूचर, आगे आने वाले समय में इसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा स्विट्जरलैंड का भी कहना है, ठीक है, कि इंडिया आगे आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत अच्छे तरीके से यूज करने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह पे हो भी चुका है, अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बिल्कुल कलरलेस होती है, गैस आएगी जो बिल्कुल कलरलेस है, उसका यहाँ पर
टेस्ट भी कुछ नहीं होता है, ये टेस्टलेस होती है। इसकी अडर भी कुछ नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं आती, अडरलेस है। और हाइड्रोजन इसका सबसे बिल्कुल इजी अमाउंट है इसका। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया भी स्टार्ट कर रहा है और इंडिया चाहेगा बिल्कुल कि हम इसको और अच्छे से करें, और इंडिया ने पहला इसका प्लांट भी लगा दिया है। 99.99% यहाँ पर प्योर ग्रीन हाइड्रोजन आ रही है। कहाँ पे पहला प्लांट लगाया गया है? असम के दुलियाजान में। असम के दुलियाजान में इसको ऑलरेडी लगाया जा चुका है। ठीक है भाई। सो आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरा इसका प्रोग्राम है, और ये काफी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को और सपोर्ट करने वाला है। स्किल डेवलपमेंट भी लोगों की यहाँ पर इंक्रीज होगी। और ये भी आप रीड करो यहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा तो 5 मिलियन मीट्रिक टन, आपको मैंने बताया है, 125 गीगावाट की एनर्जी और मिलने लग जाएगी। प्लस 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 6 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और ऐसा कहा गया है कि भाई आगे आने वाले समय में जो CO2 हमारा एमिशन होता है, कार्बन एमिशन जिसको हम कहते हैं, जो कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, उसके उत्सर्जन में प्रति वर्ष 50 मिलियन मीट्रिक की कमी भी होगी। तो इसके तहत हम लोग, हमारे जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें जो हमारे SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव करने में भी कामयाब हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। बर्ड डे है हमारा। 5 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हमारा बर्ड डे मनाया जाता है 5 जनवरी को। क्या है ये बर्ड डे? देखिए भाई, ये अभी नेशनल बर्ड डे है। एवियन वेलफेयर कोalition के साथ मिलके 5 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है। तो प्रतिवर्ष 5 जनवरी को दुनिया भर के लोग जो है, विशेष रूप से USA के निवासी, इसको क्या मनाते हैं? बर्ड डे मनाते हैं, ताकि हम लोग जितना भी जो पक्षियों का जो भी उनका ट्रेड किया जा रहा है, उनके जागरूकता का प्रसार यहाँ पे करते रहे। पक्षियों की जो पीड़ा है उसको कम करने के उद्देश्य से इस चीज को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, हम एनिमल्स पे तो बहुत ध्यान देते हैं, पक्षियों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में जितना भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जितने भी एरियाज को नुकसान हो रहा है, वनों में कटाई हो रही है, पक्षियों को खतरे में हम लोग डालते जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस इन्हीं के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें, भारत में 18 पक्षियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इसका नुकसान यहाँ पर झेल रही हैं। तो बर्थ डे इसीलिए हम यहाँ पर मनाते हैं 5 जनवरी को। इससे जुड़े हुए यही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो बर्थ डे आपसे पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। सरकार द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? भारत के अंदर जो बर्ड मैन है पक्षियों के लिए, वो कहा जाता है सलीम अली को। और जो पर्सन पूरे बर्ड्स की स्टडी करता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट्स। तो ये ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इनके नाम पर भारत के अंदर सलीम अली सेंटर भी ओपन किए गए हैं, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी ओपन की गई है। ये सब कुछ यहाँ पर बॉम्बे में और ये सब जगह पे बर्ड स्पीशीज के लिए ओपन भी किया गया है। ऑर्निथोलॉजी के लिए सरकार ने यहाँ पर ओपन भी करवाए हैं। प्लस जो हमारा सबसे बड़ा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वो उसमें जो है यहाँ पर शेड्यूल 1 में बर्ड्स को डाला गया है, जिसके तहत हम उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सबसे पुराना, उसके अंदर यहाँ पर कैसे उनको प्रोटेक्ट करना, उनके स्थल कहाँ पे रहेंगे, वो रहेंगे कहाँ पर, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर संरक्षण का उद्देश्य के तहत यहाँ पर सब चीजें लिखी गई हैं। प्लस सरकार द्वारा उनको क्या प्रोवाइड की जाती है? जो हमारी केंद्र सरकार है, वो इन जगह को, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। और इनके लिए यहाँ पर अवैध व्यापार ना हो, इसका, उसके लिए यहाँ पर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सबके लिए काम करता है, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबके लिए यहाँ पे काम करता है। ठीक है। सो ये याद रखिएगा। ठीक है। ये डेट ही क्यों चूज की गई, मैं आपको ये बता देती हूँ। आप कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि 5 जनवरी को ही ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए, 5 जनवरी को यहाँ पर जो है वो पहली बार क्रिसमस बर्ड जो होती है उसका काउंट भी यहाँ पर किया गया था। ठीक है।
वहीं से ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई हम किसी तरीके से बर्ड्स को प्रमोशन करने में यहाँ पर काम करने वाले हैं। ये बर्ड डे मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ भारत के अंदर कब मनाते हैं, तो भारत के अंदर November 12 को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या आता है, सलीम अली का बर्थडे। सलीम अली आपको मैंने बताया भारत के बर्ड एक्सपर्ट जो है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहले ऐसे पर्सन थे सलीम अली जिन्होंने इंडिया के अंदर बर्ड्स को यहाँ पर काउंट करने का सर्वे भी चलाया था। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं इसके ऊपर। और इनकी एक फेमस बुक है, मैं आपको नाम बता देती हूँ यहाँ पर, इसको आप चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, लिखते जाइएगा। द हैंड बुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये बुक का नाम है इनकी। और ये जो है काफी ज्यादा जाने जाते हैं। क्योलादियो नेशनल पार्क है ना जो राजस्थान वाला, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वहां पर इनको काफी ज्यादा जाना भी जाता है, क्योंकि इन्होंने बनवाई थी वो चीज। तो भारत के अंदर तो हम 12 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है भाई, चलिए लास्ट आर्टिकल पे आते हैं हम लोग। हमारा जो शुष्क भूमि होती है, ड्राई भूमि होती है, उसके रिपोर्ट में शहर में और शहर की हरियाली के ऊपर बात की गई है रिसेंटली। यहाँ पर जो हमारी FAO है, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, इन्होंने यहाँ पर जितने भी शुष्क भूमि है, ड्राई भूमि है, उसके ऊपर यहाँ पे शहरों के बारे में, हरियाली के बारे में बात करी है। ठीक है, ये रिपोर्ट 2020 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद से ये रिपोर्ट जो है वो आगे आ रही है। वो ये बता रही है कि भाई जितने भी ड्राई लैंड्स है, जितने भी यहाँ पर शुष्क भूमि है, शुष्क भूमि वाले शहरों को हरित शहरों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिपोर्ट उसके ऊपर बात करती है। और ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट की मैं बात करूं, तो पृथ्वी पर आधी से अधिक जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। बिल्कुल, शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब यहाँ से 2050 तक 95% शहरी विकास की अब उम्मीद है। तो उसके लिए हमारी जितनी भी ड्राई लैंड्स है, उनको हम किस तरीके से ग्रीन कर सकते हैं, वो तो कोई बताएगा ना। तो ये काम इन्होंने करा है। क्या बताइए इन्होंने अपने रिपोर्ट में, इन्होंने यहाँ पे बताया वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली, कायरो, ये सारी जो बड़ी बड़ी शहर है यहाँ पर, ये वर्ल्ड के शुष्क इलाकों में स्थित है अभी। और यहाँ पर जो है सामाजिक, पर्यावरणिक और आर्थिक संकट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम आती है, यहाँ पे वर्षा कम है, जल आपूर्ति कम है, इसकी वजह से ये भूमि काफी शुष्क है। और यहाँ पर शहरीकरण जो बढ़ रहा है, उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ने की वजह से ये भूमि और ज्यादा खराब होती जा रही है। प्लस ऐसे कई शुष्क भूमि वाले शहर है जहाँ पे शहर में कोई ना कोई हरियाली या फिर कुछ ना कुछ तरीके से जो है यहाँ पर गड़बड़ जो है वो देखने को मिलती है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए क्या बोला गया भाई कि क्या लगाओ, पेड़ लगाओ। सब जानते हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ पर जानता है पेड़ों का क्या अहमियत है। तो जमीनी स्तर पर अगर आपको हरित स्थानों की योजना बनानी है, उसमें और बेटर करना, उसका रख रखाव सही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो उस एरिया में जो पेड़ों की जरूरत है, उसके अनुकूल पेड़ पेड़ लगाने होंगे, उसके अनुकूल वहां के पौधों का चयन करना होगा। पूरे सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी करनी होगी, लोकल लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, जब हम लोगों को जानकारी देंगे, जब हम लोगों को ये बताएंगे कि इसका क्या फायदा है, आप कैसे कर सकते हो। आज के टाइम पे लोग, मैं ये नहीं कह रही लोग जागरूक नहीं होते हैं एनवायरनमेंट को लेके, हुए हैं लोग जागरूक, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि जागरूकता नहीं बढ़ी है, जागरूकता तो बढ़ी है, पर उस लेवल पे नहीं बढ़ी जो बढ़नी चाहिए थी, है ना। सो जागरूकता तो और बढ़नी चाहिए, या फिर एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोवाइड करे इन सब से जुड़ी हुई हर तरीके की एजुकेशन, लोगों को प्रोवाइड करे इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ। सो वो अभी सरकार द्वारा नहीं किया गया है, समझ रहे हो। सो ये करने की जरूरत है, हर एक लेवल पर लोगों को भागीदारी बनाने की जरूरत है, ऐसी पॉलिसीज और नीति का निर्माण करना, ताकि शहरों में जितनी भी हरियाली है ना, वो बची। समझ गए ना पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग। सो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट आज का पूरा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा ICJ के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है मैंने ये वाला। तो हमारा जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हमारे UN का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये हमारे UN का एक न्यायिक अंग है, जो कि जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग, नीदरलैंड्स, पीस पैलेस में। देखो हमारा जो UN है ना, उसके 6 अंग है। 6 के 6 में से जो 5 है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अकेला नीदरलैंड्स ही है जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग,
पीस पैलेस में। 1945 में बना था, अप्रैल 1946 में काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें 15 जजेस होते हैं, बिल्कुल। कितने सालों के लिए? 9 इयर्स के लिए। और जो भी यहाँ पे जजमेंट होगी वो इस हर एक कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगी, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्यों बाइंडिंग होगी? क्योंकि ये तो सबसे बड़ा कोर्ट है, ये पूरा वर्ल्ड कोर्ट है, आप इसको ये कह सकते हो ना, वर्ल्ड का कोर्ट है। दो देशों के आंतरिक मामले जो होते हैं वो इसी कोर्ट में जाते हैं। तो ये कोर्ट यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। और ये कोर्ट जो ये काम करता है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जितने भी ये चीजें हैं उनको सुलझाया जा सके, वर्ल्ड के कोर्ट में जो चीजें हैं वो सुलझाई जा सके। तो देखो भाई, ऐसा है कि भारत में भी यहाँ पर जजेस रहे हैं। आप लोग सोचोगे क्या ये जो 15 जजेस आते हैं, क्या इसमें कोई भारत का रहा है? तो बिल्कुल रहा है। भारत के 4 जजेस रह चुके हैं इसके अंदर। सबसे पहले जज रहे हैं BN राव। ये वही बेनेगल नरसिंह राव, इनका नाम आपने कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त सुना होगा। ये वही पर्सन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर की तरह भी काम किए थे। उसके अलावा है नगेंद्र सिंह। तीसरे हैं RS पाठक। और चौथे अभी हैं दलवीर भंडारी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको सब लोग अपने नोट्स में ऐड कर लो। जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता वो लिखो। ये पर्सन जो है आज के समय में ICJ के 15 जजेस में से एक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पर रहे हैं। 2012 से ये यहाँ पर है और दोबारा से इनको इलेक्ट किया गया है, री इलेक्टेड है। ठीक है, ये जो दलबीर भंडारी है इनको दोबारा से चूज किया गया है, ये दूसरी बार है यहाँ पर। सो ये भी आपको याद रखना है कि ये पर्सन जो है, मतलब ये जो ICJ के अंदर है, वो आप दोबारा से भी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है भाई, पूरे सब याद रखिएगा, ICJ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अग्निपथ स्कीम सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अग्निपथ स्कीम के बारे में, ये उन लोगों के लिए एक भर्ती योजना है जो यहाँ पर हमारी सशस्त्र सीमा सॉरी बलों में, हमारी आर्मी में शामिल होना चाहते हैं युवा के लिए। इसमें सारे अग्निवीर जो है, जो जो इसमें सैनिक जुड़ते जाएंगे हमारे, वो यहाँ पर अग्निवीर कहलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो भी अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मी होंगे, उनके लिए यहाँ पर जो है वो परिकल्पना की गई है, जिसमें कुल भर्तियों में से सिर्फ आगे आने वाले समय में 50% को ही यहाँ पर चूज किया जाएगा। बाकी 50% को एक सेवानिधि पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है यहाँ पर, ये सब आपको याद रखना है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरे पूरे फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको लिखा है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिया है, सो दैट आपसे क्वेश्चन कोई भी आए आपको समझ में आए, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। जो देखो 6 आर्टिकल तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, 6 आर्टिकल के साथ 2 क्वेश्चन भी आते हैं, तो टोटल 8 चीजें हो जाती है डिस्कशन के लिए। और वो 8 चीजें आपको फायदा देंगी जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में समझोगे, तो ये 8 चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल फायदा तो प्रोवाइड करेंगी ही करेंगी। ठीक है भाई, सो इस तरीके से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, पूरा सारा कुछ यहाँ पे लिख लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से कल के फिर लेक्चर में यहाँ पर, और समझते हैं इसके अंदर नई नई और चीजें यहाँ पर। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।